Hello, good morning, friends. Welcome to our 37th lecture of Seed, chapter number 7. आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग बेसिकली क्या होती है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तब आप एक कैपेसिटी डिसाइड करते हो अपने प्लांट की, ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर आप मशीनरी खरीदते हो, आप जमीन रखते हो, फिर आप पानी वगैरह उन सब का बंदोबस्त करते हो, ठीक है, लाइट वगैरह का जो मैनेजमेंट रहता है। तो इन सब की जो कीमत है उसके रिगार्डिंग आपकी जो प्रोडक्शन करने की शक्ति है उस चीज को बोला जाता है कैपेसिटी प्लानिंग। क्लियर? ઉત્પાદન આયોજન અને અંકુશ એ સ્થાપિત ઉત્પાદન મતલબ ઇન્સ્ટોલ કેપેસિટીના અનુસંધાનમાં કરવામાં આવે છે। જેમ કે સ્થાપિત ઉત્પાદન શક્તિ વર્ષની 10,000 એકમ હોય ત્યારે ઉત્પાદન આયોજન તેનાથી વધુ જેમ કે 12,000 થાય અથવા તેનાથી ઓછું 9,000 એકમ થઈ શકે છે। तो जैसे आपने आपका बिजनेस जो है वो 10,000 प्रोडक्ट एक दिन में निकलेंगे, इस तरीके से एस्टेब्लिश किया है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 12,000 प्रोडक्ट भी बना सकते हो एक दिन में, सॉरी एक साल में, और 9,000 भी बना सकते हो, तो आगे पीछे थोड़ा रहता है। तो आपका जो कैपेसिटी प्लानिंग हो गया वो हो गया 10,000 यूनिट, ठीक है। આમ સ્થાપિત ઉત્પાદન શક્તિ એ ઉત્પાદન આયોજનના કાર્ય માટે ચાવી रूप परिबळ बनी जाए છે। तो इसलिए कैपेसिटी प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते या कोई फैक्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको पहले कैपेसिटी प्लानिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। ઉત્પાદન આયોજન અને અંકુશ કાર્યની સરળતા અને જટિલતા સ્થાપિત ઉત્પાદન શક્તિ ઉપર આધારિત છે। मीन्स कैपेसिटी प्लानिंग के ऊपर आपका सब खर्चा जो होगा वो डिपेंड करता है। जो वास्तविक उत्पादन आयोजन स्थापित उत्पादन शक्तिની લગોલગ હોય ત્યારે उत्पादन आयोजन અને अंकुश कार्य सापेक्ष રીતે सरल बनी जाए। अगर आपका ईयरली प्रोडक्शन 10,000 यूनिट का ही है, आप 10,000 यूनिट बना रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन આથી ઉલટું उत्पादन आयोजन સ્થાપિત ઉત્પાદન શક્તિથી વધુ જેમ કે 12,000 हो जाए या ઓછું 9,000 हो जाए तो उत्पादन आयोजन અને अंकुश कार्य जटिलता वधी जाए છે। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि आप कैपेसिटी 10,000 की है लेकिन बनाने हैं 12,000, तो आपको और बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। तो कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं, तो यंत्र में नाणकीय रोकाण, मशीन का खर्च, बीमा नो खर्च जो आप पॉलिसी लेते हो, फिर टैक्स, फिर स्टाफ की सैलरी। એટલે કે ઉત્પાદન શક્તિનો ઉપયોગ ન થાય તો પણ આવો સ્થિર ખર્ચ ભોગવવો પડે છે। तो अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो भी ये खर्चा तो होगा ही, जैसे मशीन का खर्चा हुआ, उसके एलआईसी के प्रीमियम हो रहे हैं, बीमा खर्चा हो रहा है, उसके टैक्सेस लग रहे हैं। चलो आपकी कंपनी बंद पड़ी है तो भी वर्कर को सैलरी देना, ये सब जो है वो फिक्स्ड जो आपके खर्चे हैं वो है, ठीक है। तो स्थिर खर्चની આ પ્રકારની લાક્ષણિકતાના કારણે કંપનીની નફા શક્તિ પર વિપરીત અસર થાય છે। तो अगर आपने सही से कैपेसिटी प्लानिंग नहीं करी है तो आपको आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत ही असर पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है कैपेसिटी प्लानिंग का। तो बेसिक जो है कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप एक साल के अंदर कितना काम करवा सकते हो अपने मशीन से या अपने वर्कर से, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। जैसे आपका कोई भी मशीन है वो दिन में 5 घंटे काम करता है, तो साल में कितने घंटे काम करेगा, तो वो 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया आपके मशीन की कैपेसिटी एक साल की। क्लियर?
तो इसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। ઉત્પાદન શક્તિ આયોજન એટલે એકમની પેદાશની માંગના સમયપત્રકના અનુસંધાનમાં ઉત્પાદન શક્તિની સ્થાપના, માપણી, देखरेख અને અનુકૂલન સાધવાનું कार्य। तो उसकी जो मशीन की कैपेसिटी है उसके रिगार्डिंग काम हमको करें तो हमारी कैपेसिटी प्लानिंग जो हमने करी वो फिक्स सही जाएगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आ व्याख्या स्पष्ट करे छे कि उत्पादन शक्तिનું आयोजन એ संचालनीय कार्य छे, मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसको हमको मैनेज करना पड़ता है। संचालन मतलब मैनेज। स्थापित उत्पादन शक्ति એ स्थिर घटना છે, જ્યારે કંપની પેદાશની માંગ એ ચલિત ઘટના છે। કંપનીની સ્થાપિત ઉત્પાદન શક્તિના અનુસંધાનમાં સામયિક રીતે પરિવર્તન પામતી માંગનું સ્થાપિત ઉત્પાદન શક્તિ સાથે અનુકૂલન સાધવું જરૂરી બને છે। સંચાલનના આ પ્રકારના વૈવિધ કાર્યને ઉત્પાદન શક્તિ આયોજન કહેવામાં આવે છે। तो आपने अगर वर्कर रखा है तो वर्कर दिन में 8 घंटे काम करता है, तो साल में कितने घंटे आपके वर्कर के काम करने की कैपेसिटी हो जाएगी? तो 365 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इस हिसाब से आपने वर्कर की कैपेसिटी करी है, तो अगर वो उतना काम कर रहा है और वो 8 घंटे में 50 प्रोडक्ट बना कर दे रहा है, तो एक साल में कितने प्रोडक्ट बना के देगा? तो इस तरीके से आप अगर वो उसने आपने माना है 50, तो वो दिन में अगर 50 बना कर देता ही है तो आपकी कैपेसिटी प्लानिंग सही जा रही है। तो स्थिर स्थापित उत्पादन शक्ति करता जो मांग ओછી હોય तो स्थापित उत्पादन शक्ति निष्क्रिय उत्पादन शक्ति में परिणमे है। जो अभी अब कंपनी बंद हो जाएगी तो आपने सब जो एस्टेब्लिश किया है वो क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा, જેમાં અનુકૂલન માટે આયોજન કરવું પડે છે। આથી જો વાસ્તવિક માંગ સ્થાપિત ઉત્પાદન શક્તિ કરતા વધી જાય તો ઉત્પાદન શક્તિની મર્યાદામાં પહોંચી વળવા માટે અનેક વિકલ્પો વિકસાવવામાં આવે છે, જેમ કે પેટા करार द्वारा उत्पादन, मतलब दूसरे को वो काम देना। पाड़ीदारी मतलब शिफ्ट अलग अलग करना, दिन में भी काम चालू, रात पे भी चालू। ओवर टाइम करवाना, वर्कर अगर 8 घंटे कर रहा है तो 12 घंटे काम करवाना, तो उससे क्या आपकी जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो आप सप्लाई कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग समझ में आ गया सबको। अब आती है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। अब कैपेसिटी प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंस है, उसके 4-5 पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है एंट्री डिसीजन। अगर आप कोई भी प्रोडक्शन के अंदर आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरी कैपेसिटी कितनी है वो उत्पादन करने की, मतलब प्रोडक्शन करने की। तो उत्पादन शक्ति ए अविभाज्य उत्पादन व्यवस्था होय। कंपनीनी वर्तमान वेचाण क्षमता અને उत्पादन शक्तिની आर्थिक कक्षा સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ। जैसे कि જેમ કે કોઈ સ્ટીલ પ્લાન્ટની ન્યૂનતમ ક્ષમતા દૈનિક 10 ટન છે ટન હોય અને કંપની માત્ર 1 ટનનું ઉત્પાદન સંભાળી શકે તેમ હોય ત્યારે ધંધામાં પ્રવેશ કરવો નહીં, તે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકાય છે। તે અંગેનો તો जैसे आप स्टील प्लांट बनाना चाहते हो, लेकिन स्टील प्लांट की जो मिनिमम कैपेसिटी है दिन की वो 10 टन बना सकते हो, लेकिन आपकी कंपनी वो 1 टन ही बना पा रही है, तो आप उसमें स्टील प्लांट के बिजनेस में जाने का नहीं सोच सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं एंट्री डिसीजन। फिर दूसरा आता है भावी मांग ने पहुंची वळવાનો निर्णय, मीटिंग फ्यूचर डिमांड। तो स्थापित उत्पादन क्षमता ચોક્કસ મહત્તમ મર્યાદા હોય છે। ભાવિ અંદાજી માંગના અનુસંધાનમાં શરૂની ઉત્પાદન ક્ષમતાને ભાવિ વિસ્તરણ अथवा ઘટાડો કઈ રીતે કરવું તેનું માર્ગદર્શન મળી રહે છે। इन फ्यूचर आपको क्या इतनी डिमांड आएगी, उसके लिए आप कैपेबल हो कि नहीं, वो आपको इधर शो करता है। ठीक है, फिर आता है प्राइसिंग डिसीजन। तो उत्पादन क्षमता आयोजनનો निर्णय कंपनीની કિંમતમાં સહાયક નીવડે છે। तो आप अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइस रख सकते हो वो इसी कैपेसिटी प्लानिंग से ही हमको पता चलेगी, क्योंकि आपको तो सब खर्चा कैलकुलेट करके फिर आपका प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है, तभी आप प्रोफिटेबिलिटी सोच सकते हो। ठीक है, જેમ કે વસ્તુની એકમ દીઠ માંગને કારણે કંપની સ્થાપિત ઉત્પાદન શક્તિનો પૂર્ણ ઉપયોગ થતો નથી, આથી ઉપયોગી ઉત્પાદન શક્તિ સ્થાપિત ઉત્પાદન શક્તિથી નીચી રહે છે।
फोर्थ नंबर का पॉइंट है वो है रिस्क लेवल। तो रिस्क भी बढ़ जाता है। तो સ્થાપિત ઉત્પાદન શક્તિના આયોજન દ્વારા કંપનીની જોખમ કક્ષાને અંકુશિત કરી શકાય છે। इंपॉर्टेंस ये है कि कैपेसिटी प्लानिंग अगर आप करोगे तो रिस्क लेवल भी आप मैनेज कर सकते हो। કેમ કે સ્થાપિત ઉત્પાદન શક્તિ વધારવા મોટી રકમનું નાણાકીય રોકાણ કરવું પડે છે। આ હેતુ માટે લાંબા ગાળાની મુદતની મોટી રકમ ઇક્વિટી ભંડોળ અથવા દેવો ભંડોળ સ્વરૂપે ઊભી કરવી પડે છે। પરિણામે એકમનું નાણાકીય માળખું બદલાઈ જાય છે। પરિણામે કંપનીની નાણાકીય જોખમમાં પણ વધારો થાય છે। तो अगर आपने कैपेसिटी ऐसे प्लानिंग करी होगी तो आप रिस्क लेवल जो है आपका वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नाउ टाइम फॉर द होमवर्क। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग एंड राइट कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। तो आज के लिए हम इधर ही रखते हैं। तो हमारा 7th नंबर का चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 6th चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया चैप्टर चालू करें। ठीक है, थैंक यू।